हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 10th का चैप्टर 5 दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.1 करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.2 nth टर्म पढ़ेंगे एपी की। उसके बाद पढ़ेंगे हम सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी, उनका सम कैसे निकालते हैं वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जानना चाहेंगे हम कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर है क्या। प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक सीरीज़, ठीक है। मतलब एक पैटर्न आपको मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है कि हर एक टर्म में ये इस टर्म में अगर 3 + 2 कर दो तो ये वाली टर्म मिल जाती है। इसमें अगर 5 + 2 कर दो तो ये वाली टर्म मिल जाती है। इसमें आप 7 + 2 कर दो तो ये वाली टर्म मिल गई। इसमें फिर 9 + 2 करो तो ये वाली टर्म मिल गई। और इसमें आप 11 + 2 करो तो ये वाली टर्म मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, एक कॉमन चीज़ आपको नज़र आ रही है कि भाई पिछली वाली टर्म में 2 ऐड कर दो तो अगले वाली टर्म बन जाएगी। ओके, समझ गए बात। इस तरह की अगर कोई सीरीज़ है आपके पास तो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दूँ थोड़ा इस तरह से। पहला लिख दिया मैंने 3, दूसरा लिख दिया मैंने 3 + 2, ठीक है। 3 + 2 क्या हो गया, 5 हो गया। फिर मैंने क्या लिख दिया, 3 + 2 × 2 लिख दिया, ठीक है। 4 + 3 हो गया 7। फिर लिखा मैंने 3 + 2 × 3, ओके। यहाँ पर लिखा मैंने 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 3 + 2 × 4, ओके। आगे मैंने लिखा 3 + 2 × 5। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, एक पैटर्न देख रहे हो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अब देखो इनको क्या कहते हैं। ये तो हो गई आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह का अगर कोई सीरीज़ लिखी है तो उसको कहते हैं हम एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसको शॉर्टकट में लिखते हैं हम एपी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब ये ए क्या है, ये देखो, ये पहली जो टर्म है इसको लिखते हैं हम फर्स्ट टर्म, ठीक है। दिस विल बी इट्स फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का जो लिखने का सिंबल है वो सिंबल दिखाते हैं हम ए से, ठीक है। ए से इसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो आप कॉमन डिफरेंस। अगर आप 2 टर्म को माइनस करो तो 2 टर्म को माइनस करने पे क्या होगा, 5 - 3 2 आएगा, 7 - 5 2 आएगा, 9 - 7 2 आएगा, 11 - 9 2 आएगा, 13 - 11 9 आ जाएगा। तो उसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम डी से, ठीक है। तो ये जो अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो फाइनाइट कैसी होगी और इनफाइनाइट कैसी होगी। फाइनाइट वो होगी जिसमें लास्ट टर्म हमें पता हो, है ना। अब अगर यहाँ पे कहीं पे लास्ट टर्म में लिख दूँ आपको 99, ठीक है, एक तो ये सीरीज़ बन गई। और एक मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ, ऐसे डॉट डॉट लगा के छोड़ देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइट तक जाएगी, कहीं पे एंड ही नहीं होगी। जिसमें लास्ट टर्म नोन हो उसको कहते हैं हम फाइनाइट सीरीज़ या फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जिसमें लास्ट टर्म अननोन हो, लास्ट टर्म अननोन है, हमें पता ही नहीं है कितने हैं, ठीक है। या तो भाई लास्ट टर्म नोन हो या इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता हो हमें, नंबर ऑफ टर्म्स नोन हो, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें हमें पता है, तो उसको कहेंगे हम फाइनाइट। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स अननोन हो जाएंगी तो उसको कहेंगे हम इनफाइनाइट सीरीज़,
ठीक है, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक्सरसाइज 5.1 आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। सो एक्सरसाइज 5.1 में सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है। करना क्या है आपको, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। और ये जो टर्म्स हैं आपकी, ये टर्म्स देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सारी टर्म्स पॉजिटिव भी होंगी, ज़रूरी ये भी हो सकता है कि ये सारी टर्म्स नेगेटिव में भी हों, पॉजिटिव में भी हों, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल करेंगे हम, तो एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं किसी सीरीज़ का, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ। फॉर द AP, एक AP दिया है उसने, एग्जाम्पल नंबर 1 में AP दिया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ठीक है। और ये पता नहीं कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट है। इसमें हमें A निकालना है और इसमें हमें D निकालना है। तो देखो A तो हमारा ये हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो गई, A = 3/2, ठीक है। D क्या हो गया, D हो गया आपका सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 1/2 -3/2 कितना आ गया, ये आ गया -2/2, यानी कि -1 आ गया, ओके। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी इतना ही आएगा, -1/2 -1/2 आ जाएगा -1। इसको इसमें से माइनस करोगे तब भी इतना ही आएगा, -3/2 -1/2, तो ये हो जाएगा -3/2 + 1/2, दैट इज़ -1। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी वो आ गई 3/2 और D आ गया आपका -1। तो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हमें यही प्रैक्टिस करनी है कि किसी भी AP का हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और उसका कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। सो एक्सरसाइज 5.1 इज़ वेरी सिंपल, बहुत इजीली हो जाएगी, ओके। अभी हम बात करेंगे कि ये जो AP हम बना रहे हैं यहाँ पे, इस AP का जनरल टर्म क्या होगा। जनरल टर्म मतलब nth टर्म क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसको, हम उसको जर्नलाइज करना है हमें, ठीक है। देखो अभी मैंने कैसी AP लिखी, आपने देखा होगा कि पीछे मैंने एक सीरीज़ लिखी थी, 3 लिखा था, 3 + 2 × 1 लिखा था, 3 + 2 × 2 लिखा था, और यहाँ पे लिखा था 3 + 2 × 3, और यहाँ पे लिखा था 3 + 2 × 4 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ A को लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, A प्लस ये 2 तो D हो जाएगा, A प्लस D लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, A + 2D लिखा है, A + 3D लिखा है, A + 4D लिखा है, ठीक है। तो अभी आप इसको थोड़ा जर्नलाइज करो कि फर्स्ट टर्म में A है, D नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A + 0D, A + D, A + 2D, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म में D नहीं है, ठीक है। सेकंड टर्म में D कितना है, 1D है। थर्ड टर्म में D कितना है, 2D है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से D की वैल्यू कम होती जा रही है, एक कम है। फोर्थ टर्म में D कितना है, 3 है, सो A + 3D। फिफ्थ टर्म में D कितना है, 4D है। तो nth टर्म में D कितना होगा, एक कम हो जाएगा, सो A + n-1 × D, ठीक है। सो ये हो जाएगी कौन सी हमारी, ये हो जाएगी हमारी nth टर्म। इसको हम किससे दिखाएंगे, Tn से डिनोट करेंगे, Tn = A + n-1D। समझ आ गया कंसेप्ट। पहली टर्म में D है ही नहीं, दूसरी टर्म में D की वैल्यू 1 है, तीसरी टर्म में D की वैल्यू 2 है, फोर्थ टर्म में D के साथ 3 का मल्टीप्लाई है, फिफ्थ टर्म में D के साथ 4 का मल्टीप्लाई है। तो nth टर्म में D के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, n-1 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से D की वैल्यू एक कम लिख रहे हैं हम। यहाँ पे सेकेंड टर्म है बट D 1 है, थर्ड टर्म है बट D 2 है, फोर्थ टर्म है बट D 3 है, फिफ्थ टर्म है बट D 4 है। तो इसलिए हमने A + n-1D लिख दिया। सो दैट विल बी योर जनरल टर्म।
तो अगर कोई AP आपको गिवन है और उस AP में आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई इस AP का 10th टर्म बताओ, 20th टर्म बताओ, 30th टर्म बताओ, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप उसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू जब इसको पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो अभी एग्जाम्पल फटाफट हम करते हैं 3 से लेकर 10 तक। सबसे पहला एग्जाम्पल जो लिया है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। पहले AP लिख लो। एग्जाम्पल 3 में AP दिया है उसने 2, 7, 12। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है हमें, A फाइंड कर लो। A कितना है, 2 है। D फाइंड करो, D 7 - 2 हो जाएगा, दैट इज़ 5। सो D की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द 10th टर्म। उसने पूछा है T10, 10th टर्म क्या होगी। तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो T10 क्या हो जाएगा, A का वैल्यू 2 है प्लस n का वैल्यू 10 है, 10 - 1, n की जगह पे क्या रखा, 10 रख दिया हमने, और D की जगह पे क्या है, 5 है। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 5 दैट इज़ 45। सो ये हो जाएगा 47। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं फटाफट। समझ आ गया ना, बहुत सिंपल है। सिंपल जो है फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 भी सिंपल है। 4 में क्या करना है, विच टर्म ऑफ द AP क्या दिया है, सबसे पहले AP को लिख लो। 21, 18, 15। ठीक है, आगे जा रही है ये। तो पूछ रहा है कि भाई कौन सी टर्म उसकी -81 होगी। ठीक है, Tn, कोई Tn है जो -81 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहला काम हमारा ये है, इज़ एनी टर्म ज़ीरो, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। सो कोई टर्म जो है वो ज़ीरो भी है, T इसको C मान लो। ठीक है, कोई टर्म TC है जो जीरो भी है, तो हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक टर्म उसने दे दी 81 -81, एक टर्म उसने 0 दे दी, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओ, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn कितना है, -81 है। A की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ पे। A कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 21, और D कितना हो जाएगा 18 - 21 दैट इज़ -3। सो A की वैल्यू रख दो यहाँ पे, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, D की वैल्यू रख दी हमने -3। ठीक है, सोल्व कर लो इसको। -81 और 21 इधर आ जाएगा। सो -81 - 21 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3। ठीक है, -81 और -21 दोनों मिलके कितने हो गए, -102 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3। ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा। सो क्या बचेगा, n - 1 इज इक्वल टू -102 -3। ठीक है, कितना हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई n - 1 इज इक्वल टू 34, 1 उधर चला जाएगा। सो n इज इक्वल टू 35। सो भाई 35th टर्म जो है वो -81 होगी। ठीक है, अभी इसको ज़ीरो को फाइंड कर लो। इसने दिया है कि Tn जो है वो ज़ीरो भी है, तो ज़ीरो के लिए n की वैल्यू कितनी होगी। सो 0 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो 0 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, 21 है, प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है, -3 है। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 21 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -21 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। -3 से -21 कटेगा तो 7 बचेगा। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 7। सो n इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो भाई 8th टर्म के लिए
सो 35th टर्म will be -81 and 8th term will be 0। ठीक है। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें पूछेगा आपसे कि भाई इसका जो है बताओ कौन सी टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरह से सॉल्व करनी है। ठीक है। डिटरमाइन द एपी। अब देखो आपको एपी दे दिया और आपको टर्म बतानी है कि टर्म, ये जो टर्म है कौन सी है। अभी क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरह के पढ़ेंगे। ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको एपी बनानी होगी। ए और डी की वैल्यू देगा आपको और आपको एपी बनाना है। तो बनाने का तरीका देखो, बेसिक कंसेप्ट आपको याद होंगे तो बहुत इजीली आप एपी बना पाओगे। तो एपी क्या होती है, ए होती है, ए प्लस डी होती है। एपी क्या होती है, ए होती है, ए प्लस डी होती है, ए प्लस 2D होती है, ए प्लस 3D होती है, ए प्लस 4D आएगा और कहीं पे nth टर्म में आएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। सो इस तरह से एपी बन जाएगी। अभी ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 आपका क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 3। T3 दिया है उसने 3, थर्ड टर्म इज 5, सॉरी T3 है 5 और 7th टर्म इज 9। T7 इज इक्वल टू 9। ठीक है। सो यहाँ पे क्या करो, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ये हम मान के चल लेते हैं क्योंकि ये ए और डी फाइंड करेंगे तभी हम यहाँ पे एपी बता पाएंगे। ठीक है। सो T3 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि 5 इज इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, थर्ड टर्म उसकी 5 है। सो 5 इज इक्वल टू ए प्लस 3 - 1 इंटू डी। ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी आपके पास ए प्लस 2D इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बन जाएगी। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 7 है। सो गिवन दैट T7 इज इक्वल टू 9, सो 9 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 7 - 1 इंटू डी या a प्लस 6D इज इक्वल टू 9। ठीक है। इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो तो 2 - 1 करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा। सो 2 - 1 किया हमने, सो a से a कैंसिल हो जाएगा, 6D - 2D हो जाएगा 4D इज इक्वल टू 9 - 5 दैट इज़ 4। सो d की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। d की वैल्यू 1 रखोगे, इस इक्वेशन में रख दो तो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। सो a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो a की वैल्यू 3 आ गई, d की वैल्यू 1 हो गई। सो द रिक्वायर्ड एपी कैसे बनाओगे आप, ऊपर बताया हुआ मैंने ए प्लस डी, तो ए हो जाएगा 3, सो 3 प्लस डी हो जाएगा 4, फिर एक और ऐड कर दो इसमें, डी ऐड करते चले जाओ, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। सो ये बन गई आपकी एपी। तो आप बिल्कुल इजीली अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू दिया हो तो आप इजीली क्वेश्चन में एपी को बना सकते हैं। ठीक है। चेक वेदर 301 इज़ ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। अभी हमें देखो क्या करना है, एग्जाम्पल 6 इम्पोर्टेंट है। एक नंबर दे दिया आपको किसी एपी का और वो पूछ रहा है कि भाई ये नंबर क्या इस एपी में आएगा। ठीक है। सो थोड़ा चेक करेंगे उसको कि ये नंबर कैसे आएगा, क्या आएगा। सो वही nth टर्म वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। उसमें उसने क्या दिया है कि लिस्ट ऑफ नंबर क्या दिया है, 5, 11, 17, 23। तो ये पूछ रहा है कि भाई इस नंबर की लिस्ट में कहीं पे क्या 301 आएगा, 301 आएगा या नहीं आएगा, वो हमें थोड़ा चेक करना है। ठीक है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि ये क्या एपी बन रहा है। 5 में 6 ऐड किया तो 11 बना, 11 में 6 ऐड करके 17 बना, 17 में 6 ऐड करके 23 बना। बिल्कुल एपी है क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं और नेक्स्ट वैल्यू आपको मिलती जा रही है।
तो इसमें आपका a क्या आ जाएगा, a 5 आ जाएगा, d क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 ऐड करने पे ये कॉमन डिफरेंस इसका 6 है। सो 301 देखना है, हमें चेक करना है कि भाई 301 इसका एक वैल्यू है कि नहीं है। फॉर्मूला क्या है हमारा कि Tn इज इक्वल टू या An इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Tn ही लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। सो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn क्या दिया है उसने, 301 दिया है। a की वैल्यू रखो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 6। ठीक है, ये 6 इधर 5 इधर आ जाएगा, 301 में से 5 माइनस होगा तो 296 बचेगा। सो 296 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब यहाँ पे n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 296 अपॉन 6। ठीक है, तो इसको थोड़ा कट कर लेते हैं। ये बनेगा आपका 2 से इसको कट कर लो, 2 3 = 6, 2 1 = 2 और 2 4 = 8, 148। सो ये आ जाएगा 148 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 148 क्या 3 से कट होता है, नहीं होता है। 1 4 5 5 8 13 13/3, ये 3 से कट नहीं होगा। सो अगर ये देखो टर्म क्या होती है, टर्म एक कंप्लीट नंबर होता है, टर्म एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, या तो फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी, फिफ्थ टर्म होगी। n की वैल्यू कहीं ऐसा तो नहीं हो सकती कि 4/5 हो जाए या 3/2 हो जाए, फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती n की वैल्यू। तो यहाँ से n की वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। सो इट इज़ ए फ्रैक्शन एंड number of terms cannot be a fraction. Number of terms cannot be a fraction. तो नंबर ऑफ टर्म्स एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। जब फ्रैक्शन नहीं हो सकता है तो इसका मतलब क्या है कि 301 उसकी एक टर्म नहीं है। हैंस 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का ये टर्म नहीं है। ठीक है, तो आप किसी टर्म को भी चेक कर सकते हो कि वेदर इट बिलोंग्स टू दैट सीरीज और नॉट। अभी एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेंगे एक बार। सिंपल है ना क्वेश्चन सिंपल है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कहता है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। सो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, जो 3 से डिविजिबल होते हैं। सो नंबर्स डिविजिबल बाय 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आर 3 से शुरू होंगे, जो 3 से डिविजिबल होंगे, जो 3 जिनको डिवाइड कर सकता है वो क्या होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 12 होगा। और 2 डिजिट का जो लास्ट नंबर होगा 99, वो भी 3 से डिवाइड हो जाता है। सो 2 डिजिट के सारे नंबर हमने लिख लिए, बट हमें ये नहीं पता कि ये नंबर कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये कितनी है। ओके, तो यहाँ पे देखो लास्ट टर्म आपको दे दिया उसने 99, तो हम इसको मान लेते हैं कि भाई Tn क्या दे दिया उसने, 99 दे दिया। तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और d की वैल्यू भी 3 आ गई। ठीक है, रख दो वैल्यू। सो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी आप कोई फार्मूला यूज़ करते हो उसको लिखा करो तो आपको याद हो जाएगा। Tn कितना है, 99 है, a 3 है, n माइनस 1 इंटू डी 3 है। सो 99 माइनस 3 हो जाएगा 96, n माइनस 1 इंटू 3 से 96 कट हो जाएगा तो 32 आ जाएगा। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 32। सो n यहाँ पे आ गया 33। सो भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें, दैट विल बी 33 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अभी उसके बाद देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर 8 डिस्कस करते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी जो दिया है उसने, एग्जाम्पल नंबर 8 है ये, एपी दिया है उसने 10, 7, 4, -62। ठीक है, अभी वो कह रहा है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से 11th टर्म फाइंड करना है, यहाँ से शुरू करना है मतलब। ठीक है, सो 11th टर्म आपको फाइंड करना है। ओके, सो 11th टर्म अगर हमें फाइंड करना है, यहाँ से हमें शुरू करना है, तो हम इसको सीरीज़ को थोड़ा पलट के लिख लेते हैं। ठीक है, तो पलट के लिखेंगे। देखो इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 10 के बाद 7 है, 7 के बाद 4 है। सो उसको A लिखेंगे, दैट विल बी A। ठीक है, सो सीरीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 62, और यहाँ पे 10 लिखें, यहाँ पे 7 लिखें, यहाँ पे 4 लिखें। सो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 11th टर्म फाइंड करनी है कि 11th टर्म कौन सी होगी। सो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बन जाएगा आपका A। तो A क्या बन जाएगा, -62 बन जाएगा, फर्स्ट टर्म -62 होगी। और D क्या होगा आपका 7 - 10 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, सो आपको 11th टर्म फाइंड करनी है। n की वैल्यू क्या है, 11 है। सो Tn क्या हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D। सो T11 हो जाएगा, A की वैल्यू है -62 प्लस 11 - 1 इंटू D की वैल्यू है -3। सो ये हो जाएगा आपका -62 प्लस 11 - 1 हो जाएगा कितना, 11 - 1 हो जाएगा 10, -62 प्लस 10 इंटू -3। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी हमारी। उल्टा लिख दिया हमने, है ना। यहाँ पे 10 जो टर्म होगी, पहले 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 10 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो D की वैल्यू होगी, वो D की वैल्यू होगी 3 + 3। D की वैल्यू क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। लास्ट 10 होगी ना, हमने सीरीज़ को पलट के लिख दिया। सो -62 से लेके 4, 7 और 10 हो जाएगी। D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लास्ट कंसेक्यूटिव टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर दो तो D की वैल्यू आ जाएगी। D की वैल्यू है आपकी +3 यहाँ पे। सो यहाँ पे D की वैल्यू रखेंगे हम +3। ठीक है, +3 रख दो। सो +3 रखेंगे तो क्या होगा, -62 + 30, तो ये हो जाएगा -32। सो T11 क्या आ गई, -32 आ गई। ठीक है, सो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया उसने पूछा है कि -62 से 11th टर्म बताओ। ठीक है, यहाँ से शुरू करना है और आपको 11th टर्म बतानी है, तो आप सीरीज़ को थोड़ा पलट लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, बहुत सिंपल है, खुद कर लेना इसको आप। सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, PRT/100। चलो मैं कर देता हूँ आपको इसको भी। एग्जाम्पल नंबर 9 में कह रहा है कि सम ऑफ 1000 रुपीज़ इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। तो यहाँ पे P की वैल्यू दी है उसने 1000 रुपीज़ दे दी उसने P की वैल्यू, और R दे दिया उसने 8%, और T दे दिया उसने, ये देखो पर ईयर का हम निकालेंगे। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर
हर साल के बाद हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। डू दिस इंटरेस्ट फ्रॉम फॉर्म एन AP। तो फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट ईयर से इंटरेस्ट निकाल लो। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT/100, ठीक है, PRT/100 निकाल लो। तो कितना आ गया, वैल्यू रख दो 1000 × 8 × 1/100, तो ये आ जाएगा आपका 80 रुपीज़। पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, 80 रुपीज़। सेकेंड ईयर्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दो साल टी की वैल्यू 2 साल हो जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 160 रुपीज़ हो जाएगा। फिर उसी तरह थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये 80 और ऐड कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 240 रुपीज़, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या AP बन रहा है, पहला आया 80, दूसरा आया 160, तीसरा आया 240। अब इसी तरह हमें आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या AP बन रहा है यहाँ पे, देखो डिफरेंस देखो, 160 - 80 कितना होता है, 80 होता है। 240 - 160 कितना होता है, 80 होता है। सो देयर आर कॉमन डिफरेंस है, तो दैट मीन्स इट इज़ एन AP, ये AP होगा, ठीक है। तो AP की हेल्प लेते हुए हम 30 साल के बाद हम कितना इंटरेस्ट बनेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पूछ रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज़ ऑफ दिस फैक्ट। अब इस AP का यूज़ करते हुए आपको 30 ईयर्स के बाद में फाइंड करना है कि कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो 30 ईयर्स का मतलब क्या है, 30th टर्म बनेगी वो। 30th टर्म क्या बनेगी, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 80, ठीक है। सो यहाँ पे हमें T30 फाइंड करना है। T30 क्या हो जाएगा, A कितना है 80, ये हो जाएगा A, और D कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा, क्योंकि 160 - 80 = 80। सो ये हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ A + n - 1 × D। सो T30 आ गया तुम्हारा, A की वैल्यू 80 लिखी, प्लस n कितना है 30 है, सो 30 - 1 × 80 = 80 + 29 × 80, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आ गया 2400 रुपीज़। तो ये आ गया 2400 रुपीज़, एंड दैट विल बी द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 30 ईयर्स, ठीक है। सो ये इसका बेसिकल यूज़ है कि AP का यूज़ करते हुए आप कैसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें ऐसे ही मल्टीप्लाई कर करके आपको फाइंड करना होता। ओके, अभी हम फाइंड करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। 10 भी देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। सो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन ए फर्स्ट रो। देखो फ्लावर बेड है कोई, सो पहली रो में कितने प्लांट हैं, 23 प्लांट है। दूसरी रो में 21 प्लांट है। इन द सेकेंड एंड थर्ड रो में 19 प्लांट्स हैं, एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। लास्ट रो में कितने हैं, 5 रोज प्लांट हैं। हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है। उसने आपको ये टर्म दे दी, nth टर्म दे दिया उसने आपको, 5 दे दिया। एक A हो गया ये 23, और D कितना हो गया 21 - 23, 21 - 23 दैट इज़ -2, ठीक है। D हमेशा बाद वाली टर्म में से पहली टर्म को माइनस करके निकालते हैं। सो Tn दे दिया उसने यहाँ पे आपको 5, ये 5 दे दिया, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो Tn = 5 दिया है। सो ये क्या होता है, A + n - 1 × D होता है। सो 5 = A की वैल्यू कितनी है 23 है, प्लस n - 1 × D की वैल्यू है -2। सोल्व कर लो इसको, 23 इधर आ जाएगा, 5 - 23 -18 हो जाएगा, n - 1 × -2 इधर आ जाएगा। सो n - 1 = -18/-2, तो ये हो जाएगा 9। सो n - 1 = 9, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। सो नंबर ऑफ रोज़ जो होगी फ्लावर की वो कितनी होगी, 10 रोज़ होंगी। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2।
5.2 एक्सरसाइज बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट में हो जाएगी। देखो बच्चों, इसको जो लेक्चर में पूरा थ्रू आउट एक लेक्चर बना रहा हूँ पूरे चैप्टर का, सो आपको इसको तरीके से यूज़ करना है। जब ये पोर्शन मैं आपका यहाँ तक पढ़ाया था तो आपको 5.1 कंप्लीट करना था। 5.1 जब कंप्लीट हो जाती है तो आपको फिर आगे बढ़ना है, आगे का लेक्चर देखना है, उसके बाद फिर 5.2 कंप्लीट करनी है। 5.2 कंप्लीट करने के बाद में फिर आगे का लेक्चर देखना है, ठीक है। तो जब तक आप काम कंप्लीट नहीं करते हो तब तक आगे का लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो अपना काम कंप्लीट करो, एक्सरसाइज कंप्लीट करो, उसके बाद फिर लेक्चर आप देखो तो मज़ा आएगा लेक्चर में, ठीक है। ओके, अभी पढ़ते हैं हम कि भाई अभी तक तो हमने पढ़ा कि nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे। अभी हम अगर नंबर ऑफ टर्म्स कुछ दी हैं एपी में तो उसमें सम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। 1 से लेके 100 तक जैसे किसी ने बोला आपको, ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन है कि भाई 1 से लेके 100 तक बताओ, अगर इनको हम ऐड कर दें तो क्या होगा, ठीक है। इनको ऐड करने पे क्या आंसर आएगा, आप सेकंड्स में आंसर दे सकते हो, ऐड करने पे क्या आंसर आएगा, ठीक है। उसका क्या फॉर्मूला है कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं और एक लगा सकते हैं n/2 a प्लस l। l क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म है, l इज़ लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो सारी चीज़ें आपको पता है। Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, Sn इज सम ऑफ n टर्म्स, n है नंबर ऑफ टर्म्स, a आपका फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, l है यहाँ पे लास्ट टर्म, ठीक है। सो अभी इसका फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 11 आपका देखते हैं। 10 तक मैं कंप्लीट कर चुका था। सो एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एपी होना चाहिए 8 3 -2, ठीक है। इसमें ए क्या है, 8 है, डी क्या है 3 - 8 दैट इज़ -5। सो डी की वैल्यू आ गई -5। तो पूछ रहा है कि फर्स्ट 22 टर्म्स यानी कि S22 फाइंड करना है। दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 22 है। सो S22 आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। सो अब इस फार्मूले का यूज़ करते हुए आप इसको सोल्व कर लो। सो S22 आ जाएगा आपका 22/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 8 है, प्लस 22 - 1 इंटू डी की वैल्यू है -5, ओके। ये आ जाएगा 11 16 प्लस 22 - 11 21 इंटू -5 इंटू -5। तो ये आ गया 11 इंटू 16, 21 इंटू 5, ये हो जाएगा -105। 16 - 105 कितना हो गया, 105 में से 16 माइनस करेंगे तो 99 89 हो गया, ठीक है। माइनस का 89 बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे सो आंसर आ जाएगा -979, ठीक है। सो ये होगा इसके फर्स्ट 22 टर्म्स का एडिशन। ये था एग्जाम्पल नंबर 11। अब एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं क्या है। सिंपल है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, सब इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। सो आपके लिए होमवर्क देता हूँ एक में कि 1 से लेके और 100 तक के नंबर को ऐड करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज़ 1050। सो S14 दिया है 1050, ठीक है। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 10। फर्स्ट टर्म उसने दिया है 10, ए की वैल्यू 10 दे दी। फाइंड द 28th टर्म, T20 हमें फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले हमें डी फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो T20 फाइंड करेंगे। सो डी कैसे फाइंड करेंगे, S14 इज इक्वल टू 14/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या रख दो, यहाँ पे 14 रख दो,
ए की वैल्यू क्या रख दो यहाँ पे 10 रख दो, ठीक है। सो S14 कितना दिया है उसने, S14 इज इक्वल टू 1050, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो, 14/2 7 हो गया, सो ये हो जाएगा 1050 इज इक्वल टू 7 इंटू 20 + 13D हो जाएगा, ठीक है। 7 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, सो 20 + 13D इज इक्वल टू 1050/7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 एंड 0, सो ये हो जाएगा 20 + 13D इज इक्वल टू 150, ठीक है। 20 को उधर ले जाओ, सो 13D इज इक्वल टू 150 - 20 दैट इज़ 130, तो यहाँ पे D की वैल्यू आ जाएगी 130/13, तो ये आ जाएगा 10। तो D की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई। तो T20 फाइंड हो जाएगा। सो T20 कितना होगा, सो T20 विल बी, फॉर्मूला याद करो पिछले वाला, A + 20 - 1 इंटू D, A + n - 1D। A की वैल्यू कितनी है, 10 है, प्लस 20 - 1 19 आ जाएगा, D की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो ये वैल्यू हो गई 10 + 190, तो ये हो गया 200। तो आपने फाइंड कर दिया कि T20 जो है 20th टर्म कितनी होगी उसकी, 200 होगी। सो इस तरह से आपको एग्जाम्पल, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसमें A और D आपको पता है, और SN दिया है उसने 78, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। मैंने आपको दे दिया, उसमें A की वैल्यू 1 हो जाएगी, D की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इसमें 100 होंगी, उसको ऐड कर देना है आपको। उसके बाद है, उससे भी कर सकते हो आप इसको, n/2 इंटू A + L से भी कर सकते हो, ठीक है। n/2 कितना, 100 टर्म्स होंगी इसमें, 100/2 A 1 है और L है 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 101, मल्टीप्लाई कर लो, जितना आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद है द फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर। ये सब कर लेना आप, इजी है, सिंपल है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपको थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा घुमावदार है क्वेश्चन ये। देखो कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है ना, तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एग्जाम्पल नंबर 15 कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय। एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें आपको nth टर्म उसने दिया है 3 + 2n, ठीक है। 3 + 2n दिया है, तो हमें 3 + 2n फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। तो n की वैल्यू कितनी दी उसने, 24 टर्म्स तक हमें इसको फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे T1 क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, 3 + 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 + 2 दैट इज़ 5। T2 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म 3 + 2 इंटू 2, n की जगह पे 1 2 3 रखते जा रहा हूँ मैं। सो 3 + 2 इंटू 2 कितना हो गया, 3 + 4 इज इक्वल टू 7। AP बन जाएगी, T3 कितना हो जाएगा, T + 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 + 6 दैट इज़ 9। तो आपने क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक AP बन गई। सो AP इज़ 5 7 9 11, और इस तरह से आपकी AP बन गई। यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है उसने 24, सो S24 फाइंड करना है आपको, इजीली फाइंड कर लोगे, ओके। तो बाकी काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 16, मैन्युफैक्चर ऑफ TV सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd ईयर एंड 700 सेट इन द 7th ईयर, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। सो
ये थोड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले एपी बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। 600 सेट बना रहा है वो थर्ड ईयर में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर है 16। 600 सेट बना रहा है थर्ड ईयर में एंड 700 सेट इन द सेवन्थ ईयर। 700 सेट बना रहा है वो सेवन्थ ईयर में, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर एवरी ईयर। देखो अब हो क्या रहा है कि थर्ड ईयर में उसने बनाए कितने, 600 पीसीस बनाए। सेवन्थ ईयर में उसने बनाए 700 पीसीस। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि 600 से 700 तक आने में उसे कितने साल लगे, 4 ईयर्स लगे, ठीक है। तो 4 ईयर्स में उसने कितनी ग्रोथ करी, 100 सेट्स की ग्रोथ करी उसने 4 ईयर में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना था उसका, तो वो हमें बताना है। देखो यहाँ पे आपका एक सीरीज़ बन रहा है। तो सीरीज़ क्या बन रहा है कि A3 कितना हो जाएगा, T3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 600 आ जाएगा, और T7 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 700 आ जाएगा। तो आपको T1 फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितना बना सेट वो फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक AP बनेगी हमारी। तो T3 कितना हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। तो T3 कितना है, 600 है। तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इससे क्या इक्वेशन बनेगी, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को माइनस कर दो, 2 माइनस 1 कर दो, तो ये बचेगा 4D इज इक्वल टू 100। तो D इज इक्वल टू बचेगा 25, ठीक है। D की वैल्यू इसमें रख दो, A निकल जाएगा। A प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600। सो ये हो जाएगा 50। A इज इक्वल टू 600 माइनस 50 दैट इज़ 550। सो A की वैल्यू कितनी आ गई, 550 आ गई। तो A क्या है, A की वैल्यू आ गई 550। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर में जो बना था टीवी कितने बने थे, वो 550 बने थे, क्योंकि ये क्या है वहाँ से तो शुरू ही होगा। सो फर्स्ट ईयर के जो बने थे आपके टीवी वो कितने बने थे, 550 बने थे, ठीक है। अब वो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। T10 भी इसी तरह फाइंड कर लोगे, क्योंकि A और D आपके पास आ गए तो T10 भी फाइंड कर लोगे। A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, इससे आ जाएगा 10th ईयर का प्रोडक्शन। 7th ईयर का प्रोडक्शन भी वो एक मिनट, वो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। तो 7 ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ टोटल वो पूछ रहा है। इसका मतलब है कि S7 वो पूछ रहा है। तो S7 भी आप फाइंड कर लोगे, फॉर्मूले आपको पीछे मैंने बता दिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3, और ये करनी है आपको। उसके बाद क्या है कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज दी हुई है आपकी बुक्स में, हर चैप्टर के बाद एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को अगर आप करते हो तो जो JEE और जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए ये ऑप्शनल एक्सरसाइज जो दी है वो बहुत अच्छा एक फाउंडेशन का काम करती है, ठीक है। JEE का फाउंडेशन है वो, एक तरह से ये समझ लो। तो उस एक्सरसाइज को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। उस एक्सरसाइज को भी ट्राई करना है। कुछ अगर डाउट्स आते हैं आपके तो वो डाउट आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके जो भी डाउट हैं आपके क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे चैप्टर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट होता है। चैप्टर में अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको जब लेक्चर बनता है, जैसे लेक्चर अपलोड होता है, तो आपका अर्ली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम चैप्टर 6 में मिलेंगे फिर नेक्स्ट, ठीक है। चैप्टर 6 में मिलते हैं, तब तक देखते रहिए मैथ किंग मेकर। थैंक यू वेरी मच।